नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आप लोग के बीच मैथ्स के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज लेकर के आए हैं। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति से 2-3 क्वेश्चन आपको 2 नंबरी में रहेंगे और 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप सारे बच्चों को पहले हम बता देना चाहते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति कार्तिक तल से लिया गया चैप्टर होता है, जिसमें परिरेखा और खड़ी रेखा के महत्व को बताया गया है। फिलहाल आपको हम बता देना चाहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितिक प्रश्नों को बीज गणित के माध्यम से हल किया जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग ग्राफ में परिरेखा यानी एक्स एक्सेस और खड़ी रेखा वाई एक्सेस के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें आप लोग को बताए थे कि इस रेखा को परिरेखा कहते हैं, जिसे हम लोग एक्स अक्ष या क्षैतिज स्तर भी इसको कहते हैं, और इस रेखा को खड़ी रेखा कहते हैं, जिसमें वाई और वाई डैश से इसके हम मान को सूचित करते हैं। जैसे आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, ऊपर वाले भाग को वाई डैश कहते हैं, ऊपर वाला भाग y, नीचे वाला y डैश होता है, और इसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। इसमें निर्देशांक ज्यामिति में जो वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y कार्तिक तल पर जो हम ग्राफीय पेपर पर जो हम x और y का वैल्यू रखते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं बीज गणित के माध्यम से, जिसे विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहा जाता है। और निर्देशांक ज्यामिति में ज्यामितिक प्रश्नों को चित्रों के माध्यम से भी हम अध्ययन करते हैं। आप सारे बच्चे गौर से समझिए, और माध्यम से इसको अध्ययन किया जाता है। इस विधि को कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्रयोग के द्वारा किसी समतल के विभिन्न बिंदुओं की स्थिति को वास्तविक संख्या के युग्मों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब जैसे कार्तिक तल अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताए हैं, उस पर थोड़ा हम रिपीट करना चाहते हैं। कार्तिक तल, जैसे अभी हम आप लोग को एक नया पेज लेकर के बताते हैं कि कार्तिक तल कहते हैं, जैसे कि आप लोग एक रेखा को देखते हैं, खड़ी रेखा, और ये हम दे देते हैं परिरेखा। सुनिए, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी पर टिका हुआ है। इस चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग परिरेखा यानी एक्स और एक्स डैश कहते हैं, और ऊपर खड़ी रेखा को वाई और वाई डैश कहते हैं। इसे वाई अक्ष भी कहा जाता है, ऐसे एक्स अक्ष भी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जो प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये दोनों का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, इसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ एक्स और वाई का मान हमेशा 0-0 होते हैं। मूल बिंदु इस बिंदु को कहते हैं जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब आते हैं कि परिरेखा और खड़ी रेखा एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और ये मूल बिंदु इसे 4 भागों में बांटता है। इसमें से ये वाला हिस्सा प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कहते हैं। ये वाला हिस्सा को द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद कहते हैं। ये वाला हिस्सा को तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद कहते हैं। ये वाले हिस्सा को चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद के नाम से जाना जाता है। प्रथम पाद में आपको बता देते हैं, मूल बिंदु के इधर जो होता है, इधर मूल बिंदु के दाएं तरफ परिरेखा पर प्लस की संख्या को इंडिकेट करते हैं, और बाएं तरफ माइनस की संख्या को इंडिकेट करते हैं। ऊपर प्लस की संख्या को इंडिकेट किया जाता है, और नीचे माइनस की संख्या को इंडिकेट करते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वहां x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में होता है। जैसे कि 2-3 प्रथम चतुर्थांश के सदस्य हैं, 5-4 प्रथम चतुर्थांश के सदस्य है, 1-6 प्रथम चतुर्थांश के सदस्य, क्योंकि 2-3 का मतलब हुआ +2 और +3, 5-4 का मतलब हुआ +5 और +4, ये प्रथम चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। 1-6 का मतलब हुआ +1 और +6, ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश के जब दोनों x का मान भी और y का मान भी दोनों धनात्मक हो,
एक्स और वाई दोनों का मान जब धनात्मक हो तो ये प्रथम चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। जब एक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक हो तो ये द्वितीय चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। जैसे -2 और +5, -1 और +4 ये आपका द्वितीय चतुर्थांश के सदस्य हैं। तृतीय चतुर्थांश में एक्स का मान और वाई का मान दोनों ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में एक्स का मान और वाई का मान दोनों ऋणात्मक होते हैं। याद रखिएगा, तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान धनात्मक और वाई का मान ऋणात्मक होते हैं। जैसे कि 5 जैसे कि हम आपको अभी बताते हैं, जैसे +5 -3, एक्स का मान प्लस में और वाई का मान जब माइनस में हो तो ये चतुर्थ चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। 4 - 2 याद रखिएगा। एक बार फिर से समझा रहे हैं, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए आप सारे स्टूडेंट इस कार्तिक तल को जरूर समझ लीजिए। इस रेखा को एक्स अक्ष या परिरेखा कहते हैं, इसको खड़ी रेखा कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, और ये दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और मूल बिंदु इसे 4 भागों में बांटते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश या इस पक्ष को प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई दोनों का मान प्लस प्लस होता है। एक्स और वाई दोनों का मान प्लस प्लस जब हो तो ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। जब एक्स का मान माइनस में हो और वाई का मान प्लस में हो तो ये द्वितीय चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। जैसे इस तरह का जो बिंदु देख रहे हैं ये द्वितीय चतुर्थांश के सदस्य है। जब एक्स का मान माइनस में और वाई का मान भी माइनस में हो तो ये तृतीय चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। जब एक्स और वाई दोनों का मान ऋणात्मक हो तो ये तृतीय चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। एक्स का मान जब धनात्मक, एक्स का मान जब प्लस में और वाई का मान जब माइनस में हो तो यह चतुर्थ चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। अब आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आप सारे स्टूडेंट गौर से सुनिए, आप गौर से देखिए। जब हम इसी तरीके से कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश के सदस्य हैं, अब आते हैं फिर से। जब किसी कार्तिक तल का भुज कहते हैं एक्स के मान को, भुज कहते हैं एक्स के मान को हम लोग भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। जब किसी कार्तिक तल का भुज और कोटि दोनों धनात्मक हो, जब किसी कार्तिक तल का भुज और कोटि दोनों धनात्मक हो यानी प्लस प्लस में हो तो वह प्रथम चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। ये बात बताए हैं। जब किसी कार्तिक तल का भुज और कोटि, ये भुज कहते हैं 2 और कोटि हो गया 3, भुज हो गया 5, कोटि हो गया 4। एक्स के मान को भुज और वाई के मान को कोटि कहते हैं। तो जब किसी कार्तिक तल का भुज और कोटि दोनों धनात्मक हो तो वह प्रथम चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। फिर आगे आते हैं, आगे कह रहा है जब किसी कार्तिक तल का भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक हो, भुज ऋणात्मक हो और कोटि धनात्मक हो, मतलब भुज का मान माइनस में हो और कोटि का मान प्लस में हो, भुज का मान जब माइनस में हो और कोटि का मान जब प्लस में हो, जैसे माइनस प्लस देखने को मिले, जैसे अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, फिर से गौर से सुनिए। जैसे भुज माइनस में और कोटि प्लस में हो तो द्वितीय चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। जब किसी कार्तिक तल का भुज ऋणात्मक, भुज माइनस में और कोटि धनात्मक हो तो द्वितीय चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। फिर आइए ऑल स्टूडेंट गौर से देखिए, फिर क्या कह रहा है सो सुनिए। जब किसी कार्तिक तल का भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हो यानी माइनस माइनस हो तो वह तृतीय चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। जब भुज और कोटि एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक हो तो वह तृतीय चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, जब किसी कार्तिक तल का भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हो तो वह तृतीय चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। आगे देखिए, जब किसी कार्तिक तल का भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक हो, एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में हो
तो वह चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। जैसे x का मान प्लस में और y का मान माइनस में हो तो यह चतुर्थांश के सदस्य होते हैं। आगे आइए, आगे हम आप लोग को दिखाते हैं, जब कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो y का मान 0 होगा। याद रखिएगा, जैसे x 0, यहाँ y के जगह पर 0 है, x के जगह पर x है, तो यह बिंदु x अक्ष पर है। y के जगह पर 0 है, x के जगह पर 2 है, तो यह बिंदु x अक्ष पर है। y के जगह पर 0 है, x के जगह पर -5 है, y के जगह पर 0 है, x के जगह पर -7 है। कहने का मतलब जब कोई बिंदु x अक्ष पर होते हैं ना, इस रेखा पर होते हैं ना, तो y का मान 0 होता है। और जब कोई इस रेखा पर होंगे तो y अक्ष पर जब कोई बिंदु होंगे तो उसके x का मान 0 होगा। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो x का मान 0 होगा। याद रखिएगा, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो x के जगह पर देखने को मिल रहा है 0 होगा। आगे देखते हैं, यदि कोई बिंदु मूल बिंदु पर स्थित हो तो उसका निर्देशांक 0 0 होगा। कहने का अर्थ है कि जब कोई बिंदु मूल बिंदु पर स्थित हो, सारा बात आपको इसी टॉपिक से लिया गया है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, गौर से देखिए, दूरी सूत्र के सहायता से आकृति पहचानने के नियम। ये बात पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग दूरी सूत्र को देख लेते हैं। दूरी सूत्र देखिए, ये दूरी सूत्र जो देख रहे हैं ना, ये हमें दो अलग अलग बिंदुओं की बीच की दूरी, जैसे पहला बिंदु अगर x1 y1 है और दूसरा बिंदु x2 और y2 है, और ये दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने को जब कहे तो यहाँ पर दूरी सूत्र का यूज करते हैं। यानी दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, चाहे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हर एग्जाम में एगो दो नंबरी इस सूत्र से जुड़ा हुआ आपको पूछेगा ही। इसी को हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि दूरी सूत्र की सहायता से आकृति को कैसे पहचानिएगा, ये बात फिर से हम आवाते हैं आप लोग के बीच कि दूरी सूत्र का मतलब हुआ कि दो अलग अलग बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना। जैसे देखिए, आप दूरी सूत्र की सहायता से आकृति पहचानने के नियम में पहला है कि दूरी सूत्र के सहायता से यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई त्रिभुज का 3 बिंदु का निर्देशांक दिए हुआ है तो हम पहला दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूसरा और तीसरा बिंदुओं की बीच की दूरी और पहला और तीसरा बिंदुओं की बीच की दूरी निकालेंगे। प्रथम बिंदु और दूसरे बिंदु की बीच की दूरी जितना आता है उतना ही दूसरा और तीसरा बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आ जाए उतना ही तीसरा और चौथा बिंदु, पहला और तीसरा बिंदुओं के बीच की दूरी आवे तो समझ जाइएगा कि ये समबाहु त्रिभुज है। आगे है, दूरी सूत्र की सहायता से यदि किसी त्रिभुज की केवल दो भुजा समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। अब उसके बाद आइए आगे में, दूरी सूत्र की सहायता से यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, मतलब अलग अलग हो, यानी इसका दूरी कुछ और आता है, इसका दूरी कुछ और आता है, इसका दूरी कुछ और आता है, तो उसमें जो बड़ा मान होगा, जैसे कि आप 3 बिंदुओं की बीच की दूरी निकालें तो पहला बिंदु की बीच की दूरी मान के चलिए सपोज दैट पहला बिंदुओं की बीच की दूरी अगर आप निकालते हैं तो गौर से सुनिए, पहला जैसे दूरी सूत्र की सहायता से हम अभी 1 मिनट फिर से लाते हैं उस क्वेश्चन को, आप लोग के बीच 3 बिंदुओं की बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो गौर से सुनिए, जैसे ये ध्यान से हटा दीजिए, इधर देखिए, अगर इसका दूरी 3 आता है, इसका 4 आता है और इसका 5 आता है, तो कह रहा है क्या कि दूरी सूत्र की सहायता से यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा समान न हो तो उस त्रिभुज पर पाइथागोरस का कथन लागू करेंगे। यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, देखेंगे कि छोटी दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं। यानी 5 का वर्ग करेंगे एक तरफ और इधर छोटी दो भुजा 3 का वर्ग और जोड़ 4 का वर्ग, तो 50 25 और 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, तो 25 बराबर हो जाएगा 16 9 25।
अगर बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। अगर बराबर नहीं है तो वो आपको समद्विबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होंगे। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूरी सूत्र की सहायता से यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हों, आप चार बिंदु का अगर निर्देशांक आपको दिए हुआ है, चार बिंदु का निर्देशांक दिए हुआ है, चारों बिंदुओं को मिलाते हैं, चारों बिंदु अगर आपस में बराबर है और तब हम उसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर है तो वह एक वर्ग होगा। अगर चारों भुजा आपस में समान हो और एक विकर्ण अगर दूसरे विकर्ण के समान हो तो वह एक वर्ग होंगे। लेकिन चारों भुजा आपस में समान है और एक विकर्ण अगर दूसरे विकर्ण के समान नहीं है तो याद रखिएगा कि वह एक समचतुर्भुज होंगे। अब देखिए अगला क्या कर रहा है। दूरी सूत्र की सहायता से यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान हो, अगर किसी चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो तो हम इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर एक विकर्ण अगर दूसरे विकर्ण के बराबर है तो वह एक आयत होगा। याद रखिएगा, दूरी सूत्र के सहायता से अगर एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के अगर बराबर है तो वह एक आयत होगा और एक विकर्ण अगर दूसरे विकर्ण के बराबर नहीं है तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होंगे। याद रखिएगा इस चीज को। अब आइए तीन बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो, यानी जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो ये तीनों बिंदु संरेखी बिंदु होते हैं और एक सीधी और संरेखी बिंदु में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। याद रखिएगा, आगे ऑब्जेक्टिव में काम देगा। संरेखी बिंदु में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, दूरी सूत्र तो हम बता ही दिए हैं। अब आइए विभाजन सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाजन सूत्र, जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरा बिंदु अनुपात में बांटता हो, अनुपात ये हुआ M1 अनुपात M2 में बांटता हो, M1 अनुपात M2 में बांटता हो, यानी कहने का अर्थ हुआ कोई एक दो बिंदु है, पहला बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 है और दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 है। इसका अनुपात में बांटने वाला बिंदु M1 और M2 है। तो अनुपात में जब बांटे और तीसरा बिंदु का x और y का मान अगर आपसे पूछ दे क्या होगा, तो x और y का मान निकालने का सूत्र है x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2 और y बराबर होता है M1 y2 बट्टा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। अगला देखिए, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरा बिंदु मध्य बिंदु पर विभाजित करता हो तो मध्य बिंदु के लिए x बराबर होता है, मध्य बिंदु का मतलब हुआ जैसे एक बिंदु यहाँ है, ये बिंदु का निर्देशांक है x1 और y1 और इस बिंदु का निर्देशांक है x2 और y2 और इसका मध्य बिंदु बीचों बीच का बिंदु है x और y। तो मध्य बिंदु का अगर x y का मान निकालने के लिए कहे तो x बराबर x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 जोड़ y2 बट्टा 2 होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जब तीन बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष को दर्शाता हो और उस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, जब तीन बिंदु के शीर्ष का निर्देशांक किसी त्रिभुज का दिया रहे कि ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है, गौर से देखिए, और ये x3 और y3 है, यहां ध्यान दीजिए। और इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, इसके केंद्रक का निर्देशांक अगर आपसे पूछे तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3 और y बराबर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। अब आइए
गौर से सुनिए, अगला है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल सूत्र। जब जब तीन बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष को दर्शाता हो और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब आइए क्वेश्चन के क्षेत्र में फिर चले आए हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्षेत्र में, अब यहां से क्वेश्चन बनाना हम शुरू करेंगे बुआ। अब देखिए, कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। बताएं ये कुछ देर पहले कि जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो y का मान 0 होता है, y का मान 0 होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। गौर से देखिए, इसका सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कहता है ज्ञात करें। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन गौर से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल बिंदु और माइनस एक्स और प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई का मूल बिंदु के साथ, याद रखिएगा, मूल बिंदु के साथ किसी भी बिंदु की बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। ये मूल बिंदु के साथ किसी भी बिंदु की बीच की दूरी है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर अगर हम करियो देंगे तो सीधे x² ही होगा और y²। यानी मूल बिंदु के साथ किसी भी बिंदु की बीच की दूरी अगर ज्ञात करने के लिए कहे तो पहला बिंदु को √x² अब प्लस y² के सूत्र पर हम आसानी से इसको डील कर लेंगे। अगला क्वेश्चन गौर से देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P 5, 7 है और Q 8, 11 की बीच की दूरी क्या है। P और Q के बीच की दूरी, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। दूरी बराबर आपको बताए हैं कि √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। तो √x1 के जगह पर 5 और माइनस x2 के जगह पर 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 के जगह पर 7 और माइनस y2 के जगह पर 11 का होल स्क्वायर। तो √5 में से 8 गया तो -3 का स्क्वायर और 7 में से 11 गया तो -7 × 11 का स्क्वायर। स्क्वायर से माइनस कटता है √3 × 9 और 4 × 16, तो √, हो जाएगा √16 9 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 के जगह पर 5 माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर 3 × 9 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 11 माइनस 4 × 16, स्क्वायर से माइनस कटता है तो 4 × 16 9 25 का वर्गमूल 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। अब गौर से देखिए, अब ध्यान दीजिए, दूरी सूत्र ये 2 नंबरी में पूछ देगा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करें तो आसानी से उत्तर दीजिएगा। देखिए फिर से आ गया मध्य बिंदु का। यहां देखिए, ये देखिए मध्य बिंदु बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1 नंबरी में भी पूछ सकता है और 2 नंबरी में भी पूछ सकता है। पहला बिंदु x1 y1 दिए हुआ है, x2 y2 दिए हुआ है, को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 बट्टा 2, ये x का मान होता है, और y1 जोड़ y2 बट्टा 2, ये मध्य बिंदु का y का सूत्र है। x1 हो गया 0 जोड़ x2 हो गया -12 और बट्टा 2, और y1 हो गया आपका -8 और जोड़ y2 हो गया 0 बट्टा 2। अब आइए तो -12 बट्टा 2 और -8 बट्टा 2 काटेंगे तो -6 और काटेंगे तो -4, यानी -6 और -4, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया -6 और -4। ये बी नंबर ऑप्शन सही है, -6 -4 मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब भी आपको पूछे तो x1 जोड़ x2
यानी 0 जोड़ -12 तो -12/2 -6 और y1 जोड़ y2/2। इस सूत्र से आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसका आंसर आपके सामने में है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुनिए। बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1 है, बी का निर्देशांक x2 y2 है, सी का निर्देशांक x3 y3 है। तो कह रहा है इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, सो पूछ रहा है। केंद्रक का निर्देशांक कुछ देर पहले ही बताए हैं, x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, यहाँ है, यहाँ x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3, यानी केंद्रक का निर्देशांक इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। गौर से देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है, देखिए यहां 3 2 3 4 के और 6 - 3 संरेखी हो तो के बराबर क्या होंगे। सुनिए, जब बिंदु संरेखी होते हैं ना, तो याद रखिएगा, जब बिंदु संरेखी होंगे तो x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 बराबर 0 दे दीजिएगा। 1/2 नहीं हो दीजिएगा तो चलेगा, समझे। y1 - y2, यानी जब बिंदु संरेखी रहे तो ये सूत्र दिमाग में रखिएगा। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। x1 × y2 - y3, तो x1 हो गया 2 × y2 हो गया k, y3 हो गया -3, तो k -+ 3 प्लस x2 के जगह पर 4 × y3 - y1, y3 के जगह पर -3 अब -y1 के जगह पर 3, अब प्लस x3 हो गया 6 और y1 - y2 3 - k बराबर 0। ये बिंदु संरेखी का सूत्र है। अब आइए गौर से सुनिए, कि 2 गुने के 2 के 3 दूना 6 -4 -3 -6 अब प्लस 36 का 18 -6 के बराबर 0। अब देखिए 2 के +6 प्लस माइनस -6 × 24 अब प्लस 18 और -6 के बराबर 0, ये 6 के है। अब देखिए 6 के में से -6 के में से 2 के गया तो -4 के, 6 और 18 हो गया +24 और -24 बराबर 0, +24 -24 कट गया तो -4 के बराबर 0, तो इसीलिए k बराबर 0/-4, तो 0 हो जाएगा k का मान, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जब भी संरेखी दिया रहे तो याद रखिएगा ये सूत्र, इसी सूत्र पर हम सेट करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज इतना 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 का परिमाप क्या ज्ञात करें। सुनिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 गो शीर्ष का निर्देशांक आपको दिए हुआ है। पहला शीर्ष है 0 4, दूसरा शीर्ष है 0 0 और तीसरा शीर्ष है 3 0। तो इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए पहले इसका दूरी निकाल लेते हैं। √x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 0 0 0 और 4 चौका 16 का वर्गमूल 4 हो गया है। इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी 0 3 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 और 0 3 तिहाई 9 4 चौका 16 5 हो गया। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, पहले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, दूसरे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या तीसरे बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के त्रिभुज के तीनों भुजाओं की दूरी निकालने के बाद
तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो 4 3 7 5, 4 3 7 5 12, आपका आंसर हो जाएगा 12। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को पता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपको जब 3 बिंदु के शीर्ष का निर्देशांक दिया रहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र है। गौर से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो गौर से यहां ध्यान दीजिए बुआ, 1/2 इंटू x1, x1 के जगह पर 3 इंटू y2 माइनस y3, y2 के जगह पर 0 माइनस y3 के जगह पर 8 प्लस x2, x2 के जगह पर 7 इंटू y3 माइनस y1 4 माइनस 0 प्लस x3, x3 के जगह पर 8 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 0 माइनस 0। अब गौर से देखिए, अब आइए 1/2 इंटू 3 गुने -8, क्योंकि 0 में से 8 जाएगा तो -8, 7 गुने 4 में से 0 जाएगा 4 प्लस 8 गुने 0। अब आइए 1/2 इंटू -8 त्रिक 24 अब प्लस 7 चौक 28, 8 गुने 0 0 हो जाएगा, वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो 1/2 गुने 28 में से 24 गया तो 4, 2 से 4 काट दिए 2 मरतबे, 2 वर्ग मात्रक। 2 वर्ग मात्रक इसमें है, ये नहीं है। 8 त्रिक 24, 7 चौक 28, ये 0 0। एक बार मिला लेते हैं, x1 के जगह पर 3, y2 माइनस y3, y2 के जगह पर 0 अब माइनस y3 के जगह पर 4 है, y3 के जगह पर 4 है, ठीक है। x2 के जगह पर 7 और y3 माइनस y1, तो y3 4 माइनस 0, ठीक है। x3 के जगह पर 8 और y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था, तो 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 7 चौक 28, ये तो 0 0 0। 28 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 28 में से 12 जाएगा तो 16, 2 से 16 कट गया 8, 8 वर्ग मात्रक। हाँ 8 वर्ग मात्रक आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फिर आइए क्वेश्चन है कि मध्य बिंदु का, गौर से देखिए फिर आ गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बताए हैं x1 जोड़ x2, x1 y1 x2 y2, x1 के जगह पर 2, x2 के जगह पर -2 अब बट्टा 2, ये x का मान हो गया। अब y1 जोड़ y2 बट्टा 2, ये y का मान हो गया। अब देखिए 2 में से 2 गया तो 0/2 और 2 में से 2 गया तो 0/2, यानी 0/2 मतलब कि 0 और 0 हो गया इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक। ए 0 0 मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। मध्य बिंदु के बाद आइए थोड़ा इसको मिटा देते हैं। फिर आइए कह रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक दिए हुआ, केंद्रक का गौर से देखिए, त्रिभुज के केंद्रक का एक्स वाई का मान दिए हुआ है, x1 y1 x2 y2 दिए हुआ है, आपको x3 y3 निकालना है। तो गौर से सुनिए, पहले x बराबर केंद्रक का होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3। तो गौर से समझिए, x का मान दिए हुआ है 3 है, x1 2 जोड़ x2 1
जोड़ x3 निकालना है बट्टा 3, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, 9 3 से 3 में गुना करेंगे 9, अब बराबर 2 1 3 जोड़ x3, यानी x3 का मान हो जाएगा 9, अब प्लस 3 उधर गया तो -3, यानी 6x का मान x3 का मान निकल गया। उसी प्रकार y बराबर होता है y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3, तो y का मान है यहाँ 0, y1 के जगह पर 3 जोड़ y2 के जगह पर -4 और जोड़ y3 अब बट्टा 3, 3 से 0 में गुना करेंगे 0 और 4 3 में से 4 गया तो -1 जोड़ y3, तो अब ये -1 इधर आ जाएगा तो y3 बराबर हो जाएगा -1 इधर आ जाएगा तो +1, यानी 6 और 1 6 1 देखिए यहाँ सी है। इसके गौर से देख लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत पूछ रहा है। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 3 और 0 है, तो x का मान 3 है और y का मान 0 है, और दो शीर्ष दिए हुआ है x1 2 और y1 x2 1 और y1 3 और y2 -1 है, तो तीसरे शीर्ष यानी x3 और y3 का मान क्या होगा, ये आपका पूछ रहा था, गौर से समझिए। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है -1 3 और -5 7 की बीच की दूरी है। फिर आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र आप लोग को बताए हैं, √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √अंडर x1 के जगह पर -1 x2 के जगह पर -5 है, तो माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर और y1 के जगह पर 3 और y2 के जगह पर -7 का होल स्क्वायर। अब आइए तो √अंडर 5 में से 1 गया तो 4 का होल स्क्वायर, अब +3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर। अब आइए तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, तो √अंडर 16 16 32 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 4 गुने 2, 4 चौका 16 दूना 32, 2 गो 4 के बदला में 1 गो 4 बाहर और 1 गो 2 अंदर, 4√2, 4√2 आपका आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिए हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिए हुआ है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको बताए हैं 1/2 इंटू x1 के जगह पर 0 इंटू y2 माइनस y3, तो 0 - 1 प्लस x2 के जगह पर 4 इंटू y3 माइनस y1, तो 1 - 0 प्लस x3 के जगह पर 0 इंटू y1 माइनस y2, तो 0 - 0। सुनिए 1/2 0 से इसमें गुना हुआ तो 0 हो गया, हटाइए, 0 से इसमें भी हटाइए, 4 गुने 1 4 1 4, देखिए 0 इंटू इतना हुआ 0 और 0 इंटू इतना हुआ 0, क्योंकि 0 से किसी में संख्या में गुना कीजिएगा 0, तो बच गया 4 गुने 1 4 1 4, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा इसका आंसर। 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड m और n है। m और n का मतलब हुआ m1 के जगह पर m है और m2 के जगह पर n है, तो आंतरिक विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1, यहाँ गलती है, n के जगह पर m दो गो बार दे दिया, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक m है दूसरा n है, तो यहाँ पर n होना चाहिए था, तब ये सही आंसर होता। m1 के जगह पर m, m2 के जगह पर n, तो यहाँ प्लस के जगह पर माइनस दे दिया, ये भी नहीं होगा। m1 x2 प्लस m2 x1 ये सही है, लेकिन यहाँ पर बट्टा m1 प्लस m2 के जगह पर m1 माइनस m2 दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, यहाँ पर प्लस दिया रहता अगर दोनों में तो ये आंसर सही हो जाता, या चाहे यहाँ पर प्लस रहता तो ये आंसर सही हो जाता। इसका सही आंसर डी जा रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा, याद रखिएगा। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो y का मान 0 होगा। अगला, अब आते हैं आगे, कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु रहे या उसका दूरी निकालने के लिए कहे तो y का मान यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी y का निकाल सकते हैं आप इसका। चलिए आगे, आगे चलते हैं। अगला है मूल बिंदु से एक्स वाई की बीच की दूरी √x² प्लस y²। चलिए अगला है, यदि वृत्त का व्यास के सिरों का नियामक दिए हुआ है, गौर से सुनिए, यदि किसी वृत्त का व्यास का पहला सिरा 2, 3 और दूसरा सिरा -6 और 7 है, तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ओ बिंदु इसका केंद्र है, तो केंद्र का वही मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि केंद्र जो होते हैं व्यास के मध्य बिंदु होते हैं। तो x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा 2, 3 में से 2 में से 6 जाएगा तो -3 बट्टा 2, 2 में से 6 जाएगा तो -4 बट्टा 2 और 7 3 10 बट्टा 2, काट देंगे तो -2 और काट देंगे तो 5, -2 और 5, -2 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। वो अगला ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव है y अक्ष पर वह बिंदु जिसका इसके साथ दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। y अक्ष पर कोई बिंदु है तो y अक्ष पर बिंदु होगा तो x का मान 0 और y का मान y होगा। गौर से सुनिए, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो x का मान 0 और y का मान y होगा, और दूसरा बिंदु दिए हुआ है 4, 2 की बीच की दूरी 5 है। कहने का अर्थ हुआ √x1 -x2 के जगह पर 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 के जगह पर y -y2 के जगह पर 2 का होल स्क्वायर बराबर 5 है। गौर से सुनिए, रूट हटेगा तो 5 पर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 4 चौका 16 और a² a माइनस बी का होल स्क्वायर a² -2ab अब प्लस b²। अब 16 4 हो जाएगा 20। तो गौर से सुनिए, 16 4 हो जाएगा 20, तो हम 16 और 4 20 हो गया। अब प्लस y², तो y² को आगे कर देंगे और प्लस -4y और 16 4 20 अब प्लस 50 25 इधर आएगा तो -25। कहने का अर्थ हुआ y² -4y -5 बराबर 0। तो -5y तो +5 हो जाएगा, y का मान गुणनखंड करेंगे तो अब +1 हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। तो y के जगह पर 0, x के जगह पर 0 और y के जगह पर एक -1 है, यहाँ -1 आया हुआ है। x के जगह पर 0 और y के जगह पर -1, इसका आंसर बी होगा। क्योंकि आप गौर से सुनिए, इसके और इसके बीच की दूरी 5 मात्रक दिए हुआ है, तो रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा और 4 चौका 16 और a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ करके इसका हम गुणनखंड करेंगे तो y का मान 5 और -1 आएगा। तो y के जगह पर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 तो है, लेकिन x का मान 0 होना चाहिए था क्योंकि y अक्ष पर है। तो x के जगह पर 0, y के जगह पर -1 होंगे इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिए आगे।
अगला क्वेश्चन है मध्य बिंदु है, कह रहा है 5 6 और 6 5 और 4 वाई को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो आपको वाई का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। ए का निर्देशांक है 6 5, ये ए का निर्देशांक है, और बी का निर्देशांक है 4 वाई, और इसका मध्य बिंदु आर है, मध्य बिंदु आर है जिसका निर्देशांक है 5 6, 5 और 6, तो 5 6 में y का मान पूछ रहा है, तो y बराबर हो जाएगा, y के जगह पर 6 है तो y बराबर y1 जोड़ y2 के जगह पर y, ये y का मान है, अब बट्टा 2। तो गौर से देखिए 6 दूना 12 बराबर 5 प्लस y, तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर हो जाएगा 12, अब प्लस 5 इधर आएगा तो -5, तो 7 हो जाएगा इसका सही आंसर, 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। गौर से सुनिए, इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको दिए हुआ है कि 2p है, तो p का मान क्या होगा? तो p का मान निकालने के लिए मध्य बिंदु p है, तो मध्य बिंदु जो है p है, तो p बराबर y1 जोड़ y2, y1 -5 और y2 11/2, मध्य बिंदु ऑलरेडी ये p है, तो p का मान y1 जोड़ y2/2, 11 में से 5 गया तो 6/2, गौर से सुनिए 3 होगा, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब हम लोग देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की ओर चलेंगे। कुछ क्वेश्चन और आप लोग के बीच है। 21 नंबर, यदि P का निर्देशांक मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु के साथ, मूल बिंदु मतलब होता है 0 0 के साथ -a -b की बीच की दूरी, थे स्क्वायर स्क्वायर से माइनस करता है a स्क्वायर √a² प्लस b², ये आपका सही आंसर है। आगे देखिए, कारा एक्स अक्ष से बिंदु इतना और इतना की समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होते हैं ना, तो याद रखिएगा, एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होते हैं तो y का मान 0 होता है, y का मान 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु है तो x के जगह पर x है, y के जगह पर 0, और यहां से पहला बिंदु -1 और 0, और दूसरा बिंदु है 5 0, और तो हमको x का मान क्या होगा? तो x का मान निकालने के लिए x1 जोड़ x2/2, गौर से सुनिए, √x1 जोड़ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 जोड़ x2 √x1 -x2 का होल स्क्वायर, -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और y1 - y2 का होल स्क्वायर। गौर से देखिए, 0 से 0 कट गया तो a² -2ab प्लस b² प्लस 2ab प्लस b², a² -2ab अब प्लस b², सीधा बनाना शुरू किया, x² से x² कट गया, -10x इधर आएगा तो 10 2 12x, आज 25 है, अब प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, तो x बराबर 25 में से 1 गया तो 24/12, 12 दूना 24, यानी 0 2, x के जगह पर 0, y के जगह पर 2 होगा। आगे देखिए बुआ, अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु इतना और इतना का x का मान क्या होगा? x का मान 6 होगा, 6, और y का मान -5, तो x का निर्देशांक मतलब 6। फिर आइए x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/a, इसका ऑप्शन सही है।
फिर आइए तीन दू और -3 के दोनों ओर स्थित है। ये थोड़ा ग्राफिकल डाटा पर बनेगा, गौर से सुनिए। ग्राफिकल डाटा पर हम इसको बनाएंगे। ग्राफिकल डाटा में 3 दू प्रथम चतुर्थांश के सदस्य है और -3 और 2 -3 दू द्वितीय चतुर्थांश के सदस्य है। -3 दू द्वितीय चतुर्थांश के सदस्य हैं। ये हो गया y अक्ष, y डैश, x और x डैश। तो कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित ये नहीं है, y अक्ष पर भी ये स्थित नहीं है, x अक्ष के एक ओर, x अक्ष के एक ही ओर स्थित है, x अक्ष के एक ही ओर। हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये x अक्ष के एक ही ओर है और y अक्ष के दोनों ओर है। तो y अक्ष के दोनों ओर तो ऑप्शन में है नहीं, ये y अक्ष के दोनों ओर ये दोनों बिंदु है, या नहीं तो x अक्ष के एक ही ओर है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा बुआ। आराम से गौर से समझिए, बहुत मजा आएगा, ताकि आपका सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन डील हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बता चुके हैं, उस पर सेट कीजिए। रेखाखंड को 2:3 में बांटने वाला विभाजित करती है, यहां विभाजन सूत्र लागू होगा। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 वाला सूत्र यूज कीजिए। m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो 2 दूना 4 3 7 बट्टा 5, ये x का मान हो गया। m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अब y का सेट कीजिए, m1 y2 के जगह पर 3 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, 3 दूना 6 3 9 बट्टा 5, यानी 7 बट्टा 5 और 9 बट्टा 5। ये नंबर ऑप्शन में आपका पहले से इंतजार कर रहा है बुआ। अब देखिए लगभग समाप्ति की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि x का मान -2 और y का मान 3 का कटान बिंदु क्या होगा। जब x का -2 और y का 3 है तो कटान बिंदु -2 3 होगा, -2 3। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब इसी के साथ आपका चैप्टर आज यहीं पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव से बहुत चीज सीखे होंगे। आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा। इतने ही के साथ आज रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।